हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। आपको पता है किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो आते हैं ना, मतलब पीसीएस का एग्जाम देखो आप, ठीक है, ये यूपीएससी का एग्जाम, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो मेडिवल हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपनी मेडिवल हिस्ट्री, जो आपको आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है वो आपकी मेंस में आती है, बट जो मेडिवल हिस्ट्री है वो आपकी प्री एग्जाम में आती है। तो मेडिवल हिस्ट्री आपके अच्छी तरह से होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आज की मैं वीडियो में आपको नोट्स दिखाने वाली हूँ इस्लाम और मोहम्मद साहब के बारे में, जो मेडिवल हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट है, जहाँ से मेडिवल हिस्ट्री आपकी शुरू होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है वो सब कुछ इस्लामिक है, टोटल इस्लाम के बारे में है, तो यहीं से शुरू होता है इस्लाम और मोहम्मद साहब। ठीक है, तो इस्लाम के प्रवर्तक कौन थे? तो मोहम्मद साहब थे। जन्म स्थान इनका मक्का था, समय 570 ईस्वी। इनका बचपन का नाम अल अमीन था। उपनाम की बात करें तो पैगंबर और नबी। नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष क्या होता है? जिसने सत्य की प्राप्ति कर ली हो। रसूल भी था। सत्य की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई थी? खुदाई इल्हाम हीरा गुफा में हुई थी। प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था वो खदीजा को दिया था। खदीजा कौन थी? इनकी पत्नी थी। वो विधवा स्त्री थी और धनी स्त्री थी। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना। मोहम्मद साहब से संबंधित कबीला कौन सा था? कुरैशी था। इनके चाचा का नाम था अबू तालिब, क्योंकि इन्होंने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए यहाँ पर चर्चा में है। पत्नी का नाम खदीजा, जो मैंने बताया। इनकी उम्र 40 साल थी इनकी पत्नी की, और मोहम्मद साहब सिर्फ 25 साल के थे उस टाइम पे। तो उन्होंने अपनी से अधिक उम्र की स्त्री से विवाह किया था, जो विधवा भी थी। ज्ञान की जो प्राप्ति है, 40 वर्ष की उम्र में देवदूत जुबाइल का संदेश इनको प्राप्त हुआ, पूछा जा सकता है। ठीक है, 619 ईस्वी में खदीजा और अबू तालिब का देहांत हो जाता है, और 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब जो है मक्का से कहाँ गए? मदीना गए। और जो लिखा रहता है ना हिजरी संवत या हिजरत, इसी को इस्लामिक इतिहास में हिजरी संवत और हिजरत कहा जाता है, कि 622 में मक्का से मदीना गए। ठीक है, अब आ जाते हैं मोहम्मद साहब के विचार क्या थे। तो ये कहते थे 5 टाइम की नमाज अदा करनी चाहिए। 5 टाइम की नमाज कौन सी होती है? फजर, जोहर, इशा, असर और मगरिब की नमाज। रोज़ व्रत रखना चाहिए। हज पे एक बार जाना ही चाहिए, मतलब कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए। ये कहते थे कलमा पढ़ना चाहिए, मतलब कि अल्लाह में विश्वास करना चाहिए। ज़कात देने को कहते थे, धार्मिक का, जो 2.5% होता है। मोहम्मद साहब का शासन का आधार क्या था? इन्होंने कुरान को माना है। कुरान क्या थी? एक पवित्र पुस्तक। अब आप ये सोचो कि मैम ये पढ़ा रही है, बट ये कहाँ आता है पीसीसी या यूपीएससी एग्जाम में? बट आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि कुरान में जो धार्मिक कानून होता था, मतलब कुरान में जो इस्लामिक कानून होता था, उसको क्या कहा जाता है? उसको जवाबित कहा जाता है, और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, तो जवाबित किसे कहते हैं? जो कुरान में धार्मिक इस्लामिक कानून होते हैं उनको। शरीयत का पालन न करने पर, शरीयत क्या है? शरीयत इनकी कानूनी पुस्तक होती है। शरीयत का पालन न करने पर व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी किया जाता है। मोहम्मद साहब जो है अवतारवादी, जातिवाद और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्होंने माना कि इस्लामिक राज्य एक धर्म प्रधान राज्य है। इनके शासन का आधार कुरान है, मतलब कुरान इन्होंने का संविधान और कुरान की एक पवित्र पुस्तक है। बात करते हैं मोहम्मद साहब के बाद इस्लामिक राज्य के अंग कौन बने। अब हम कहते हैं मोहम्मद साहब जो इस्लामिक धर्म के जन्मदाता है। इनकी मृत्यु कब हुई? 632 में हुई थी। ठीक है, तो इनके बाद जो बनते हैं खलीफा। खलीफा के बाद सुल्तान आते हैं, उलेमा, अमीर, मिल्लत। खलीफा भी क्या है? इस्लामिक राज्य का प्रधान। यहाँ पे 4 खलीफा आए हैं। ठीक है, इनका वर्णन है। अबू बकर जो 632 से 634 तक आए। उमर आए उसके बाद 634 से 644। फिर उस्मान 644 से 656। फिर अली 656 से 661। तो बात करते हैं मध्यकाल जो था खिलाफत युग था, क्योंकि खलीफा आए थे 632 से 661 तक। कौन कौन से ऐसे, उनकी हम चर्चा करेंगे। कुरान में जो खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना गया है। इस्लामिक कानून बादशाह को राजनीतिक सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता, इसलिए उत्तराधिकारी को भी स्वीकार नहीं करता। ठीक है, इस्लाम में जो है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली 4 खलीफा आए हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अबू बकर की बात करते हैं तो 632 से 634 ईस्वी तक रहे। इस्लाम के प्रथम खलीफा, याद रखना है आपको। इन्होंने सर्वप्रथम 11 सैनिकों के दल का गठन किया। इन्होंने बाजेटाइन साम्राज्य के खिलाफ अभियान किया। बाजेटाइन जो यूरोपीय साम्राज्य है, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन साम्राज्य है। और 13 अगस्त 634 ईस्वी को क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? उमर को बनाया। अब आ जाता है उमर, जो 634 से 644 ईस्वी तक है। तो सर्वप्रथम इन्होंने सेनानी की उपाधि धारण की उमर ने। ये भी साम्राज्यवादी खलीफा थे, और ये इन्होंने जो है सीरिया की विजय की थी। उस्मान आ जाते हैं 644 से 656 तक। सबसे ज़्यादा आयु के खलीफा थे, 70 साल के। ठीक है, और इन्होंने 17 जून 654 ईस्वी को विद्रोहियों ने कुरान पढ़ते समय इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी।
अली की बात करते हैं 656 से 661, इन्होंने कूफा को नई राजधानी बनाया, क्योंकि मदीना जो इनकी राजधानी थी वो खिलाफत के केंद्र से दूर थी, इसलिए इन्होंने कूफा को बनाया। और इनके समय में क्या हुआ, खिलाफत का व्यापक विद्रोह हुआ। 25 जनवरी 661 ईस्वी को अली की मृत्यु कर दी गई। अब अली की मृत्यु के बाद क्या होता है, इनका पुत्र अगला खलीफा चुना जाएगा। देखिए अब क्या होता है कि अली की मृत्यु के बाद इनका पुत्र अगला खलीफा चुना गया, लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि इस समय जो मक्का और मदीना के सभी प्रमुख व्यक्तियों ने यजीद को अपना उत्तराधिकारी चुना। ठीक है ना, किसको, मक्का और मदीना, क्योंकि मक्का और मदीना भी क्या थी, इनकी राजधानी थी। तो वहाँ के व्यक्तियों ने भी क्या कहा कि हम यजीद को अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। लेकिन कूफा की जनता ने क्या कहा, कूफा की जनता ने कहा, जो उनकी राजधानी उन्होंने बनाई थी, कि हुसैन को खलीफा बनाने को कहा। क्यों कहा, क्योंकि जो हुसैन थे मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी फातिमा, उनका पुत्र था। इन्होंने कहा मोहम्मद साहब जो थे हमारे पैगम्बर थे ये, और ये इस्लामिक धर्म इन्होंने शुरू किया था, तो हम इनके ही वंश को आगे बढ़ाएंगे, इन्होंने ये कहा। तो फिर क्या होता है, अब करबला का युद्ध होता है, किसके बीच, यजीद के बीच और हुसैन के बीच। तो इसमें यजीद तो विजित हो जाते हैं और हुसैन क्या हो जाते हैं, पराजित। अब यजीद के बाद क्या होता है, यजीद के बाद खिलाफत उमैया वंश और अब्बासी वंश दो में विभाजित हो जाता है। इसमें जो अब्बासी खलीफा था वो सबसे ज़्यादा समय तक रहा, और इन्होंने अपनी राजधानी बगदाद को बनाई। अब अरबों के हाथ में क्या आ गई, खिलाफत आ गई, क्योंकि अब्बासी वंश है तो अरबों के हाथ में क्या आ गई, खिलाफत आ गई। अरब के रेगिस्तान में अब अरब एशिया में सबसे अधिक शक्तिशाली ताकत बनकर उभरे। कौन, जो थे ये क्या कहते हैं, अरब। ठीक है, जो अरब के थे। तो अब अरबों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए विजय अभियान शुरू किया। अरबों ने कहा अब हम अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास शक्ति है। तो आगे क्या होता है फिर, अब होता है जो अरब है वो सिंध पर विजय करते हैं। तो वहाँ से होते हैं कि अरबों की सिंध पर विजय। देखिए फिर क्या होता है, अब अरबों की सिंध पर विजयी टॉपिक आ जाता है। सिंध कहाँ पर है, उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है सिंध भारत की। ठीक है, तो अरबों की सिंध विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है, इंपॉर्टेंट है। ये अरबी भाषा में लिखित एक ग्रंथ है, चचनामा। चचनामा अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है, और अरबों की सिंध का विजय इसमें ही है, सिंध की विजय का वर्णन। सर्वप्रथम अबू बकर कफ़ी ने इसका फारसी भाषा में क्या क्या अनुवाद किया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया था अबू बकर कफ़ी ने। और ये अरबों का भारत से, मतलब अरबों का भारत से प्रथम संपर्क नहीं था कि अरबों ने भारत पर जो है आक्रमण किया, सिंध पर विजय की। इससे पहले भी जो क्या था, अरब जो थे ये भारत के जो मालाबार तट थे उससे व्यापार करने आते थे। सिंध का इतिहास और अरबों के आक्रमण के हम कारण देखते हैं। सिंध में इस समय ब्राह्मण वंश के राजा चाच के पुत्र दाहिर का शासन था। ठीक है, सिंध में। और वर्ष 708 में इराकी गवर्नर था हज्जाज। उसने जहाज़ों को देवल के समीप समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। हज्जाज के जहाज़ों को देवल के समीप समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। तो हज्जाज ने क्या कहा कि वहाँ के राजा से कहा कि भाई आपके जो है जो मतलब आपके क्षेत्र में आता है ये वाला एरिया, और हमारे जो है जहाज़ों को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया है। ठीक है, तो जो सिंध का जो राजा था उसने कहा कि नहीं ये हमारे क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ, हज्जाज नाराज़ हो गया। ठीक है, तो हज्जाज ने क्या कहा, सिंध पर आक्रमण किया। और जिसने जो जहाज़ लूटा था जिन डाकुओं ने, तो उन लुटेरी जातियों में इस समय मेड, तनकामर, कुर्क ये प्रमुख थी। एग्जाम में दे देता है कि इनमें से कौन सी लुटेरी समुद्री जातियाँ हैं। ठीक है, तो नाम याद रखना है, ये मेड नहीं है, मेड है, याद रखना आपको, मेड। ठीक है, मेड है। अब क्या होता है, हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण किया, और 711 ईस्वी में हज्जाज ने उबैदुल्ला को आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन दाहिर ने क्या कर दिया, दाहिर ने इसको पराजित कर दिया। दाहिर कौन था, सिंध में जो ब्राह्मण वंश का राजा चाचा था उसका पुत्र था दाहिर। ठीक है, उसने उबैदुल्ला को क्या कर दिया, अब उसने उबैदुल्ला को पराजित कर दिया। अब जो हज्जाज है वो दूसरे को भेजेगा। अब किसको भेजेगा, वो मोहम्मद बिन कासिम को भेजेगा, और मोहम्मद बिन कासिम क्या करेगा, सिंध पर विजय कर लेगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा यूपीएससी में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने वो लिखा हुआ है, ये अलग है इस टॉपिक से। ठीक है, चालाक लोमड़ी की जो कथा है उसका वर्णन विष्णु शर्मा ने अपनी पुस्तक पंचतंत्र में दिया है, और इस कथा का शीर्षक किससे आधारित है, तो ये लोथल से लिया गया है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। देखिए क्या हुआ था कि हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण किया, तो उसने हज्जाज ने उबैदुल्ला को भेजा, लेकिन दाहिर ने क्या कर दिया, उसको पराजित कर दिया। अब क्या होता है, अब हज्जाज ने अपने दामाद और सेनापति, जो उसका दामाद भी था और सेनापति भी था, मोहम्मद बिन कासिम, उसको सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। ठीक है, 712 में। और 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते से स्थल मार्ग से सिंध पर क्या किया, आक्रमण किया। इस समय कासिम की सहायता किसने की, जाटों ने की, मेडों ने की और बौद्धों ने की। अब क्या होता है, अब रॉबर का युद्ध होता है, किसके बीच होगा, जाहिर सी बात है मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच होगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम विजयी होता है और दाहिर पराजित होता है। अब दाहिर की दो पत्नियां थी, एक तो रानी बाई और एक लाड़ी बाई। रानी बाई ने क्या किया, जौहर अपना लिया, लेकिन लाड़ी बाई की दो पुत्री थी, सूर्य देवी और परमल देवी। ठीक है, अब जो सिंध थी, सिंध की दो राजधानी थी, एक तो रोबर एक अरौर। रोबर को तो मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया, अब बचे ये अरौर, तो अब वो इस पर आक्रमण करता है। और ये जो सूर्य देवी परमल देवी ये क्या करती है, ये भाग कर चली जाती है अरौर में।
क्योंकि ये भी राजधानी है इनकी। अरोर का जो शासक था वो इन दोनों का क्या था, वो भाई था इनका। और इसके बाद सिंध की जो दूसरी राजधानी अरोर के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और दाहिर का पुत्र जय सिंह, ये दोनों दाहिर की बेटियां हैं और ये दाहिर का पुत्र है, तो ये दोनों अपने भाई के पास चली जाती है। और दाहिर का जो पुत्र जय सिंह को उसने पराजित किया। उसने कहा कि जय सिंह को इस्लाम ग्रहण करने को, तो जय सिंह ने इस्लाम ग्रहण कर लिया, उसने उसे छोड़ दिया। इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में मुल्तान पर विजय की और यहाँ से इतना सोना प्राप्त किया कि मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा गया। तो सिंध पर विजय के क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो सिंध पर पड़े जो अरबों के प्रभाव को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। जो इसे एक इतिहासकार टाट कहते हैं कि अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत हिल गया, इतना प्रभाव पड़ा। लेकिन वहीं इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि अरबों के भारत पर पड़े प्रभाव को शून्य कहता है, लेकिन उपयुक्त मत तार्किक नहीं लगते। अरबों की सिंध विजय सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिणाम से इसमें दिखते हैं मतलब। और इस समय क्या हुआ, इस समय आर्थिक क्षेत्र में व्यापार बढ़ा। अब समुद्री रास्ते से भारतीय व्यापारी जो थे यूरोप और अफ्रीका गए। अब वर्गमूल, घनमूल, शून्य, दशमलव आदि से अरबों का परिचय हुआ। अरबों ने से हिंद का ज्ञान कहा। इस समय पंचतंत्र का, इसी समय क्या होता है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद होता है कलील ब दिमना के नाम से। और इस समय ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद फारसी में अल हज्री ने किया। ब्रह्म सिद्धांत क्या है, ये गुप्त काल की गणित की प्रसिद्ध पुस्तक है। इस समय इस्लाम धर्म का प्रवेश सिंध में हुआ। अब मुल्तान के पास मंसूर अरबों की राजधानी बनी और अरबों ने यहीं से क्या किया, अलमा पूजा नगर बसाया। कला के क्षेत्र में अरबों ने भारतीय कला का अनुसरण किया और सिंध के ऊपर इसी समय जजिया कर लगाया गया, ठीक है। और जो पहली बार किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था पहली बार। अब सिंध की जनता को जिम्मी कहा जाने लगा, क्योंकि जिम्मी मतलब संरक्षित जनता है जो मुस्लिम शासनों को स्वीकार करते और जजिया देने पर सहमत है, ठीक है। और अब आगे है जो मोहम्मद गजनवी और गौरवंश, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री आपको जरूर पढ़नी है, मैं जितनी वीडियो डालूंगी आपको वो सब भी कर लोगे तो काफ़ी है, ठीक है। और अगर आपने पीसेस वाले नोट्स लिए हैं तो आप वो भी रीड कर सकते हो, क्योंकि मैं तो उनको भी पढ़ रही हूँ और ये नोट्स भी कर रही हूँ ये वाले। और जहाँ से भी कुछ भी मिलता है मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ने को मैं वहीं से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें, सब चीज़ें एक बुक में नहीं दी होती, जाहिर सी बात है, सब कुछ एक बुक में नहीं दिया होता। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, जितना मैंने आपको करवाया है ना, यहीं से पीसीएस और यूपीएससी में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहीं से भी कुछ भी मिलता है ना, लिख लो, नोट्स बना लो अपने, उनको रिवाइज करो, वहीं से कहीं ना कहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करनी है, शेयर करनी है और कमेंट्स करके मुझे बताना। एनसीईआरटी की जो आप कमेंट करते हो मुझे, तो मैं एनसीईआरटी भी कंप्लीट करा दूँगी। थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी नोट्स गए हुए हैं, जब आ जाएगी तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूँगी।